हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है। दोबारा से लेकर आ गए हैं बाजीगर सीरीज। इसका हिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। तुम लोगों का 2 पार्ट्स में अपलोडेड है यूट्यूब पर, देख लो एक बार जाके। पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, नेशनलिज्म इन यूरोप। और अब स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। ठीक है। सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, तुमको एक के बाद एक चैप्टर्स मिलते रहेंगे। पूरा सिलेबस इसी सीरीज में हम कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारा पूरा हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th। ठीक है, ये चैप्टर के टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर बेसिकली 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तुम पढ़ सकते हो इसको। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत और नॉन ऑपरेशन, उसके नॉन कोऑपरेशन, उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर तुम डेट पढ़ो तो 1914 से 1918 तक ये वॉर चली थी। और इसके बाद 1919 यानी 1919 के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले हमें इंडिया में? जैसा कि सब लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो रूल करता था उस टाइम पर, कहाँ पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर जो था वो एक बहुत बड़ा प्लेयर था किसमें? वर्ल्ड वॉर्स, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश एम्पायर ने लड़ी, बहुत सारा उसमें उनका जो है पैसे का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा लाइफ का नुकसान हुआ। तो उसके बाद इंडिया में क्या है उसका इम्पैक्ट हुआ, है ना। बहुत सारे इंडिया से लोग भी वहां पर लड़ने गए थे। बहुत सारा जो उस पे ब्रिटिशर्स का जो ग्रास्प था इंडिया पे, उस पर क्या इम्पैक्ट था इस पूरी वॉर का। ठीक है। आफ्टर 1919 द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में नेशनलिज्म क्या होता है। हमने पढ़ा था नेशनल मूवमेंट्स यूरोप में किस तरह से बनते थे। इस टाइम के बाद इंडिया में भी नेशनल मूवमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। स्प्रेड टू न्यू एरियाज, नेशनलिज्म जो था वो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर फैल रहा था। उसके अलावा इंक्लूडेड न्यू सोशल ग्रुप्स, नए नए जो सोशल ग्रुप्स थे वो नेशनलिज्म का, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसका पार्ट बनते जा रहे थे। उसके अलावा अडॉप्टेड न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। दिस फेज मार्क्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इनटू अ मास मूवमेंट। अभी तक हम जो देखते थे इंडिया में, जो 1919 से पहले जितनी भी रेबेलियन होता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, वो एक कॉमन कॉज मिस करते थे, है ना। क्योंकि नेशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझ में नहीं आता था उस टाइम तक। अब जब नेशन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता था, तो फिर आजादी मांग किस चीज के लिए रहे थे? हमने पढ़ा कि पहले जो 1800s में जो रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों फेल हुआ था? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि रिवॉल्ट कर क्यों रहे हैं, है ना। तो अब जो है लोगों के दिमाग में आने लगा कि ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, नेशनलिज्म की बात करो और एक नेशन की आजादी हमको चाहिए, है ना। नए नए सोशल ग्रुप्स इसमें जुड़ने लगे और नए नए तरीके बनने लगे किस चीज के प्रोटेस्ट करने के। कौन कौन से तरीके थे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। नए नए तरीके किस चीज को? ब्रिटिशर्स को अपोज करने के नए नए तरीके बनने लगे। क्या क्या तरीके थे? ठीक है, न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। और दिस फेज मार्क्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इनटू अ मास मूवमेंट। इस फेज ने क्या देखा कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते थे, जो रीजनल होते थे, इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा था, हम सबको पता है। तो किसी इलाके से कुछ लोग जो है कभी रिवॉल्ट करते थे, किसी इलाके से कुछ लोग जो है रिवॉल्ट करते थे। मास में कभी कोई मूवमेंट नहीं बन पाता था, है ना। तो इस टाइम पर हमने 1990 के बाद हमने क्या देखा कि इंडिया में आजादी के मास मूवमेंट्स बनने लगे, है ना। कॉमन लोग कॉमन कॉज के लिए साथ में आने लगे और कॉमन कॉज के लिए आजादी की डिमांड करने लगे, है ना। तो क्या बनने लगे? मास मूवमेंट्स बनने लगे। लेट्स गो ऑन। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। क्या था इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अंग्रेज क्योंकि जंग लड़ रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था किस पे? हथियारों पे, आर्मी के मेंटेनेंस पे, क्योंकि बहुत बड़ी वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था उस वॉर को सस्टेन करने के लिए। अब जब वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा? इंक्रीज्ड टैक्सेस और वॉर लोन्स। अंग्रेजी सरकार जो थी वो क्या करती थी? वॉर लोन्स लेती थी दूसरे देशों से या फिर बैंक से। क्या करते थे? लोन लेते थे या फिर लोगों पर टैक्स लगाते थे। लोग मतलब कौन? मेजोरिटी इंडियंस। इंडियंस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स से क्या होता था? ब्रिटिश एम्पायर जंग लड़ता था। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज रेज्ड। कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं? जब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह बिकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कस्टम। उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं, है ना। एक चीज जब एक जगह से दूसरी जगह बिकती है उस पर सरकार जो टैक्स लगाती है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, याद रख लेना। ठीक है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टाइम।
पहली बार इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। अंग्रेजी सरकार जो थी वो क्या करती थी, इनकम टैक्स, लोगों के इनकम पे टैक्स लगाती थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी वो वॉर लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे की उन्हें नीड थी। ये मैप है किसका, ब्रिटिश राज का उस टाइम पे। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यूरिंग द वॉर। अब जब जंग चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इकोनॉमिक पैसे के हिसाब से इंडिया में क्या है, क्या उस टाइम पर सिचुएशन थी। तो प्राइसेस डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ने लगी किसकी, नॉर्मल कमोडिटीज की, जैसे खाना पीना कपड़े, इन सब की प्राइसेस डबल हो गई सिर्फ कुछ साल में। 1913 से 1918 तक जो प्राइसेस थी चीजों की वो क्या हो गई, डबल हो गई पूरी, है ना। सिवियर हार्डशिप्स फॉर कॉमन पीपल, जो एक आम आदमी था उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगी। और विलेजेस फोर्स टू सप्लाई सोल्जर्स। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के इंडियंस को रिक्रूट करवाते थे ब्रिटिश आर्मी में वो लोग, है ना। तो विलेजेस फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स, गांवों से जबरदस्ती लोगों को भर भर के सोल्जर बना के भेजा जाता था अंग्रेजों की जंग लड़ने के लिए। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कॉज्ड एंगर इन रूरल एरियाज। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कहते हैं भर्ती को, फौज में जबरदस्ती भर्ती की वजह से कई जगहों पर अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के लिए गुस्सा था, है ना। लोग जो थे गुस्से में थे कि हमारे लोगों को जबरदस्ती भर के ले जाते हैं। फिर वहां पर किसी का कोई रिश्तेदार जैसे जहाँ वो जंग में लट से शहीद हो जाता है, तो उसको कहेंगे कि हमारा बंदा जो है वो दूसरे बंदे के लिए जाके अपनी जान दे के आ गया, अंग्रेजी सरकार के लिए जाके लड़ के आ गया। तो जबरदस्ती लोगों को भर भर के ले जाते थे वॉर लड़ने के लिए, है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, इंडियन सोल्जर इन यूरोप। फेमाइन एंड एपिडेमिक, इसके अलावा फेमाइन किसे कहते हैं, भुखमरी को, और एपिडेमिक किसे कहते हैं, बीमारी फैलने को, भुखमरी और बीमारी फैलना। ठीक है, क्रॉप फेलियर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई इलाकों में जो है क्रॉप फेलियर हुआ। इसका पार्टिकुलर जो रीजन, मतलब एक पार्ट रीजन जो है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा बिजी थी जंग की प्लानिंग्स में, है ना। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लोग प्लानिंग और उस सब में स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी थे, तो वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम उस टाइम पर, उन सालों में, है ना। तो क्रॉप फेलियर हो गया। उसके अलावा एक्यूट फूड, उससे उसकी ही वजह से एक्यूट फूड शॉर्टेज हो गया, है ना। जब क्रॉप ही नहीं उगेगी, जब कुछ उगा ही नहीं, जब बहुत कम होगा, तो तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा, खाएंगे क्या जब कुछ उगा ही नहीं, तो, है ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड रैपिडली, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा फैल गया पूरे कंट्री में, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921, 1921 में जो सेंसस हुआ उसने क्या बताया, 12 से 13 मिलियन, मतलब करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक लोग जो थे वो मर गए फेमाइन और डिजीज, भुखमरी और बीमारी के कारण। इतने सारे लोग जो थे वो इन सालों में मर गए। कब से, 1918 से 1921 तक। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंस किसका होता है, इमरजेंस होता है महात्मा गांधी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन, महात्मा गांधी। इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं, कब आते हैं, जनवरी 1915। ठीक है, हैड अर्लियर लेड स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रहते थे, बहुत सारे वहां के प्रोटेस्ट के पार्ट थे, वहां पर भी अपार्थाइड रूल था, मतलब व्हाइट्स को जो जो गोरे लोग थे उनको सुप्रीम माना जाता था ब्लैक लोगों से, वहां पे लोग सुप्रीमिस्ट थे, है ना। वो काले लोगों को नीचे समझते थे, गोरे लोगों को ऊपर समझते थे। तो गांधी जी वहां पर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारी चीजों में, और वो 1915 में क्या हुआ, 1915 में इंडिया आए। ठीक है, इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल, सत्याग्रह। इससे पहले जो प्रोटेस्ट होता था, वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे, टेक ओवर कर लिया किसी पुलिस स्टेशन पे, किसी अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, है ना, इस तरह की चीजें होती थी, किसी जगह पर आग लगा दी। गांधी जी ने एक नया तरीका दिया प्रोटेस्ट का, है ना, वो क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब है, सत्याग्रह दो शब्दों से बना है। सत्या मतलब है सच, और आग्रह मतलब फर्मनेस, टिके रहना अपनी चीज पे, है ना। कोर प्रिंसिपल्स क्या है, पावर ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, मॉरल फोर्स, नॉट फिजिकल फोर्स। गांधी जी कहते थे अगर हम अपनी बात पे अड़ जाए, पीसफुली हम अपनी बात पे अड़ जाए, तो हमारे जो 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 इंसान ऑपरेस कर रहा है, जो सरकार ऑपरेस कर रही है, वो एक टाइम पर आके जो है झुकी जाएगी हमारे सामने, है ना। वो एक टाइम पर आके हमारे सामने घुटने टेक ही देंगे कि ठीक है अब बस हमसे और जुल्म हम नहीं करेंगे। तो इंसान के अंदर का जो मॉरल कॉन्शियंस है उसको जगाना, है ना, ये गांधी जी कहते थे कि जो इंसान आप पर जुल्म कर रहा है, आप उसके अंदर का जो मॉरल कॉन्शियंस है उसको जगा दिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह कहता क्या था, नो हेट्रेड और रिवेंज, कहता कि हमें ना किसी से कोई नफरत करनी है, हमें ना किसी से कोई बदला लेना है, हमें बस अपना देखना है, अपने आप को आजाद करवाना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। ठीक है, अपील टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर,
जो हम पर जुल्म कर रहा है, ऑपरेसर मतलब जुल्म करने वाला, जो हम पर ही जुल्म कर रहा है, हम उसके कॉन्शियंस, उसके अंदर, उसके भीतर के प्रति जो हृदय होता है ना, उसको हम जो है जगाएंगे, कहेंगे कि देखो तुम भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है, तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, कितनी बुरी बात है ना। तो हो सकता है कि वो जाके समझ जाए कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, वो ये काम बंद कर दे। ट्रूथ अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स, है ना। गांधी कहते थे कि अंत में तो जो सच है उसकी जीत हो ही जाएगी, ठीक है। कैन यूनाइट ऑल इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और क्लास, ठीक है। जब भी कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस होता था तो वो कोई कम्युनिटी या कोई कास्ट या कोई इलाके के लोग हैं ना, जैसे पंजाबी लोग रेबल कर दें, तमिलनाडु के लोग रेबल कर दें, है ना। पहले ये होता था कि लोकल इलाके के लोग रेबल करते थे। गांधी कहते थे कि सब मिलकर के ये काम करो, सत्याग्रह जो है वो उसका पर्पज ये है कि सब इंडियंस मिलके एक हो जाओ और अंग्रेजों के अगेंस्ट सत्याग्रह करो, है ना। नॉन वायलेंस तरीके से उनको अपोज करो, ठीक है। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स, अब सत्याग्रह क्या प्रैक्टिकल था? बिल्कुल था। कहां कहां हुआ? आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, गांधी लेड सेवरल लोकल मूवमेंट्स फोकस्ड ऑन पेजेंट्स, वर्कर्स एंड एड्रेस्ड इन लोकल इनजस्टिसेस, है ना। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले किस पर काम किया? पेजेंट्स और वर्कर्स पे, है ना। पेजेंट्स किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं। वर्कर किसे कहते हैं? काम करने वाले को, ठीक है। पेजेंट्स और वर्कर पर उन्होंने ध्यान दिया और एड्रेस लोकल इनजस्टिसेस। ऐसा नहीं कि सीधे आते ही भिड़ गए अंग्रेजी सरकार से, नहीं, लोकल लेवल पर काम किया कि कहां पर जैसे कोई जमींदार अपने इंसान, अपने जो फार्मर है उस पर जुल्म कर रहा है, कोई लोकल जज ने कोई बुरा फैसला दे दिया, उन चीजों पर काम किया, है ना। किसानों से के लिए काम किया, वर्कर्स के लिए काम किया, है ना। सीधे पॉलिटिक्स एंटर नहीं करी, पहले काम किया लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ सत्याग्रह स्टार्टेड। देन व्हाट हैपेंड? चंपारण सत्याग्रह, बहुत पॉपुलर सत्याग्रहों में से एक सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में, याद रख लेना। कहां पे हुआ था? चंपारण, बिहार। चंपारण बिहार का एक शहर है। इशू क्या है? इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। अंग्रेजी सरकार जो थी वो फोर्स करती थी लोगों को इंडिगो उगाने पे। पेजेंट्स फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। गांधी जी इंस्पायर्ड पेजेंट्स टू प्रोटेस्ट, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा? सब जो है सब एक हो जाओ और सब बंद कर दो इंडिगो उगाना। अंग्रेजी सरकार क्या कहती थी? वो फोर्स करती थी इंडिगो उगाने से। इंडिगो में क्या होता था? किसान का नुकसान होता था, किसान को जो है सॉइल उसकी खराब हो जाती थी, फिर कुछ और नहीं उग पाता था, है ना। तो इंडिगो जो है गांधी जी ने क्या कहा कि सब मिलके एक हो जाओ और इसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। इसको क्या कहते हैं हम? चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण के किसानों के लिए ये था, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया। उसके अलावा सेकंड कौन सा था? खेड़ा। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खेड़ा, ठीक है। कब वहां हुआ था? वहां पे 1917 में। क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, पेजेंट्स अनेबल टू पे रेवेन्यू, डिमांड रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड टू गिव रिलीफ। हुआ क्या था? क्रॉप फेलियर हो गया था वहां पर, है ना। अंग्रेजी सरकार जो थी वो क्या मानती थी? रेवेन्यू टैक्स, किसानों से कि भाई हमें मतलब नहीं है तुम्हारा कुछ उगाओ ना उगाओ, हमें तो भाई तुमसे टैक्स चाहिए। अब जो इंसान, जो किसान, जब उसका क्रॉप फेलियर हो गया तो वो कैसे टैक्स पे करेगा? तो गांधी जी वहां गए, किसानों से बात करी, किसानों को एक किया और अंग्रेजी सरकार से कहा कि क्रॉप फेलियर हो गया है, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो अब इतने लोग जमा हुए कि अंग्रेजी सरकार वॉज फोर्स्ड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू गिव रिलीफ। जबरदस्ती उनको मजबूर हो गए वो किस चीज के लिए? कि रिलीफ दें, है ना। तो ये गांधी जी के दो सक्सेसफुल सत्याग्रह हैं। कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह इन बिहार और खेड़ा चंपारण इन गुजरात, ठीक है। दोनों 1917 में हुए हैं। एक किस लिए हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन की वजह से, और एक क्यों हुआ था? क्रॉप फेलियर की वजह से, है ना। एक में तो अंग्रेजों को ये रूल वापस लेना पड़ा था कि सब इंडिगो उगाओगे, और एक में अंग्रेजों को टैक्स रिलीफ देना पड़ा था, है ना। कि चलो ठीक है इस बार टैक्स मत दो। तो दोनों चीजें याद कर लो, ये नंबर अच्छे नंबर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। ये क्या था? अहमदाबाद में एक मिल में, हमने बात कही थी, गांधी जी ने दो जो सोशल लोग हैं ना उन पर काम किया था। कौन कौन से थे? एक तो पेजेंट्स और एक वर्कर्स, ठीक है। तो पेजेंट्स पे तो हमने बात कर ली। अब क्यों अहमदाबाद मिल में कौन काम कर रहा था? वर्कर्स काम कर रहे थे। तो वर्कर्स जो थे दे डिमांडेड हायर वेजेस। वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे? हायर वेजेस, कि हमें ज्यादा सैलरी चाहिए, बहुत कम सैलरी पे हमसे काम करवाया जा रहा है। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। यूज्ड फास्टिंग एज अ मॉरल वेपन, स्ट्राइक एंडेड सक्सेसफुली। गांधी जी क्या करते थे? उन्होंने नया तरीका क्या निकाला था? भूख हड़ताल, है ना। वो जाते थे किसी भी जगह, सब लोगों को जमा करते थे, कहते थे हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, है ना। जब तक तुम हमारी मांग नहीं सुनोगे, हमारी मांग पूरी नहीं करोगे, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। इससे होता ये था कि जो सरकार थी वही डर जाती थी कि अगर कोई इंसान भूख से सच में मर गया,
है ना। तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है प्रिंट कल्चर उस टाइम तक बहुत डोमिनेंट था, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था नेशनली और इंटरनेशनली, है ना। तो अगर कोई इंसान सच में भूख से मर जाता तो वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल मूवमेंट बन जाता। तो अंग्रेजी सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा, स्ट्राइक एंडेड सक्सेसफुली, और मिल जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेट्स गो ऑन नाउ। अब क्या आता है यहाँ पर, अंग्रेजी सरकार जो थी उसको ये चीज थोड़ी बुरी लगने लगी कि यार इंडिया में लोग जो है यूनाइट हो रहे हैं, इंडिया में अब सक्सेसफुल मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो 1919 में वो क्या लेकर आए, राउलेट एक्ट। ठीक है, राउलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है राउलेट एक्ट। ठीक है, पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये एक पार्लियामेंट टाइप की थी, इंडिया में बनी हुई थी। इसमें क्या होता था, कुछ इंडियंस को बिठाया जाता था, कुछ अंग्रेज भी बैठते थे, और मिलके इंडिया के जो ब्रिटिश इंडिया है उसके डिसीजंस लिया करते थे। अब जब ये बिल पास, जो ये एक्ट लाया गया, द राउलेट एक्ट, तो बहुत सारे, या बहुत सारे क्या, सारे ही इंडियंस ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, है ना। सारे इंडियंस ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। ठीक है, इग्नोर्ड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, जो इंडियन मेंबर्स थे इस काउंसिल के, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई कि भाई ये सिस्टम, ये जो एक्ट है ये सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी ये जो था पास हो गया, पास करा दिया गया। अच्छा, इसमें था क्या राउलेट एक्ट में, जो सब इंडियंस इसके खिलाफ थे और अंग्रेज इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, क्या था, डिटेंशन विदाउट ट्रायल बेस्ड ऑन द राउलेट एक्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी जेल्ड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज सरकार जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है, 2 साल तक अब कैद में रख सकती है बिना किसी ट्रायल के, है ना, बिना किसी भी ट्रायल के। होता ये था, सवाल ये कि फिर अंग्रेज सरकार तो पहले भी कुछ कर सकती थी, कर सकते थे। वो क्या करते थे, जैसे किसी इंसान को उन्होंने अरेस्ट किया तो उन्हें उस पर ट्रायल चलाना पड़ता था। अब वो जो ट्रायल होता था वो पब्लिक होता था, है ना, लोग उसको देखते थे, अखबारों में वो चीज छपती थी कि आखिर अगर किसी इंसान पे केस चल रहा है, किसी इंसान को फांसी हो रही है, किसी इंसान को जेल हो रही है, तो क्यों हो रही है ना। तो जब लोग देखते थे कि किसी कोई इंसान बेकसूर है, उसको अंग्रेज सरकार जो है वो फांसी की सजा दे रही है, तो लोग उसके अगेंस्ट उठते थे, लोगों को के अगेंस्ट, लोगों के लिए उसका एक बुरा इंप्रेशन जाता था। तो अंग्रेज सरकार क्या लेकर आई कि 2 साल तक ट्रायल ही कोई नहीं होगा। अब जब ट्रायल ही नहीं होगा तो किसी को क्या पता कि किसी इंसान को क्यों अरेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा किसी भी इंसान को हम पॉलिटिकल प्रिजनर कह के कैद रख सकते हैं 2 साल तक, उस पर कोई ट्रायल ही नहीं चलेगा, है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी जेल्ड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, है ना, एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल बेस्ड ऑन राउलेट एक्ट। अब ये बड़ा खतरनाक वो था एक्ट इंडियंस के लिए कि किसी को भी अंग्रेज सरकार जब चाहे उठा ले और 2 साल के लिए जेल में रख ले, कोई एक्ट, कोई ट्रायल नहीं, क्राइम भी ना बताए, वो क्राइम भी नहीं बताएंगे क्या किया क्या इंसान ने, है ना, बस 2 साल तक वो इंसान जेल में है। ठीक है, इंडियन रिएक्शन टू द राउलेट एक्ट। अब इंडियंस का इस राउलेट एक्ट पे क्या रिएक्शन था, सीन एज अनजस्ट एंड रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मतलब दबाने वाला, है ना, जुल्म करने वाला। अनजस्ट मतलब जो बराबर ना हो सबके लिए। तो इंडियंस को लगता था कि ये जो एक्ट है राउलेट एक्ट, ये एक बुरा एक्ट है, ये क्यों आया है, हमें हम पे जुल्म करने के लिए, ताकि अंग्रेज हमें अच्छे से कंट्रोल कर पाए, इसलिए ये एक्ट आया है। ठीक है, गांधी जी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह, कॉल फॉर हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1990। ठीक, गांधी जी ने एक पूरे नेशन वाइड क्या वो किया, कॉल किया, मतलब क्या बोला, एक सत्याग्रह का, पूरा देश मिलकर इसके अगेंस्ट सत्याग्रह करो, है ना, पूरा देश मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करो इस चीज के अगेंस्ट, है ना। हड़ताल, हड़ताल मतलब चीजों को जाम कर दो, है ना, काम ही पे मत जाओ अपने। कब, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या कहा, हड़ताल कर दो, नेशन वाइड हड़ताल, पूरे देश में हड़ताल कर दो। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स था इसका, राउलेट सत्याग्रह एंड ब्रिटिश रिस्पॉन्स, रैलीज हेल्ड इन सिटीज, कई कई शहरों में इसमें रैलीज निकाली गई गांधी जी के कहने पे। उसके अलावा वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले थे फैक्ट्रीज में, मिल्स में, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दी, काम पे जाना बंद कर दिया, है ना, फैक्ट्रीज ही नहीं चलेंगी। उसके अलावा शॉप्स क्लोज, दुकानें बंद करा दी गई। ब्रिटिशर्स को जब ये, ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा कि लोग तो हमारे एक्ट का अपोज कर रहे हैं, राउलेट एक्ट का अपोज कर रहे हैं, सब तो सड़कों पर उतर के आ गए, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, अरेस्ट ऑफ लोकल लीडर्स, जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, बार्ड मतलब मना कर दिया गया, गांधी जी से कह दिया गया कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, है ना, आप दिल्ली आ ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पता था अगर ये दिल्ली आएंगे तो बहुत बड़ी भीड़ आ जाएगी, फिर हम फोर्स हो जाएंगे राउलेट एक्ट को वापस लेने के लिए। तो ये राउलेट एक्ट इनके लिए जरूरी था कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी से कह दिया आप दिल्ली नहीं आ सकते, और बहुत सारे जो लोकल लोकल लीडर्स थे, जगह जगह पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, लेट्स गो ऑन। हुआ क्या, अब हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो है ये एक जगह है, कहां पर है, ये है अमृतसर पंजाब में, है ना। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919, अगर तुम इसकी वो देखो डेट्स,
तो गांधी जी ने हड़ताल कब बोली थी? 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल बोली थी। और जलियांवाला बाग कब हुआ है? जलियांवाला बाग हुआ है 13 अप्रैल 1919, यानी बहुत कुछ ही दिन के अंदर अंदर ये वाला जो हादसा है ये हुआ है। क्या हुआ था इसमें? पीसफुल गैदरिंग ऑन बैसाखी, बैसाखी के त्योहार पे बहुत सारे लोग जो थे वो जमा हुए पीसफुली, है ना। वो उनका कोई ये नहीं था कि हम जो है कुछ तोड़ फोड़ करेंगे या फिर कहीं कुछ हम जो है रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। पीसफुली जमा हुए थे। उसके बाद जनरल डायर जो था उसने वहां पे उसको, अच्छा अंग्रेज जो थे उनके साथ भी ये मिसमैनेजमेंट थी, उनको ये पता ही नहीं चला कि ये लोग आए क्यों थे, है ना। वो और वो एक सेट भी करना चाहते थे एग्जाम्पल, कि अगर तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे तो हम तुम्हारा क्या अंजाम करेंगे, है ना। जनरल डायर जो था उसने सारे वहां के जितने भी, मतलब बहुत सारे लोग जमा हुए हुए थे मैदान में आके, है ना। जनरल डायर ने सारे एग्जिट्स वहां के बंद करवा दिए। और क्या किया? ऑर्डर्ड ओपन फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड। ये जो क्राउड था अनआर्म्ड था, इनके पास कोई हथियार ही नहीं था, निहत्थे लोग थे, ये नॉर्मल लोग थे, सोल्जर्स नहीं थे, ना कोई हड़ताल करने वाले थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल लोग थे, अपना फेस्टिवल मनाने आए थे। जनरल डायर ने ऑर्डर क्या दे दिया कि ओपन फायर कर दो, सबको मार दो, है ना। और कई सौ लोग इसमें मारे गए, है ना, कई सौ लोग इसमें शहीद हो गए इनफैक्ट। आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के बाद हुआ क्या? वाइड स्प्रेड एंगर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लोग जो थे वो बिल्कुल गुस्सा हो गए कि यार ये क्या किया, हम तो रेबेल भी नहीं कर रहे थे और फिर भी इन्होंने हमारे लोगों को, इतने सारे लोगों को मार दिया, है ना। स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस, लोग जो थे वो पुलिस वालों को मारने लगे, जगह जगह पर जो है, जैसे किसी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, किसी अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार दी, है ना। लोग जो थे वो गुस्सा थे बहुत ज्यादा जलियांवाला बाग के बाद। ब्रूटल रिप्रेशन, पब्लिक फ्लॉगिंग, अंग्रेजों ने इसका जो है क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में और ज्यादा जुल्म करना शुरू किया। पब्लिक फ्लॉगिंग मतलब लोगों को जो है पब्लिकली लाके वो सजा देते थे। उसके अलावा क्रॉलिंग ऑर्डर्स, है ना, लोगों से कहते थे, जो जैसे कोई पकड़ा गया प्रोटेस्ट करता हुआ, कोई किसी चीज से पकड़, तो उससे कहते थे क्रॉल करो, क्रॉल मतलब रेंगते हुए चलो, है ना, ह्यूमिलिएट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए इंसान को। उसके अलावा बॉम्बिंग ऑफ विलेजेस, कई शहरों में उन्होंने, कई गांवों में उन्होंने बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दी, है ना। जहां से उन्हें लगता था कि खतरा है, लोग जो रेबेल कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग वॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। इसके अलावा क्या आता है यहाँ पर? पैरेलली क्या चल रहा है? खिलाफत मूवमेंट, ऑटोमन एम्पायर डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर वन। अब इसका रेलेवेंस क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? इसका रेलेवेंस बड़ा सिंपल सा है। अंग्रेज जो थे उनका कब्जा कहां पर था? एक कब्जा तो उनका यहाँ पर था ब्रिटिश इंडिया पर, जिसको हम कहते हैं उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किसका था? ब्रिटिशर्स का था। उसके अलावा ब्रिटिशर्स एक तरफ तो यहाँ पर कब्जा किए हुए थे, एक वॉर उनकी चल रही थी टर्की में, किससे? ऑटोमन एम्पायर से, है ना। तो ऑटोमन एम्पायर विच वॉज हेड बाय द खलीफा, दैट इज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, थ्रेटेंड खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ठीक है। जो अंग्रेज थे वो एक वॉर, एक तरफ तो इधर कब्जा किए हुए थे और एक वॉर उनकी वहां पर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर वन, है ना, किससे? ऑटोमन एम्पायर से, जिसको हेड कौन कर रहा था? वहां का खलीफा। हुआ क्या? जब अंग्रेज इस वॉर को जीते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीते, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस पूरे एम्पायर को डिसॉल्व कर देंगे और ये जो पोजीशन है खलीफा की इसको हम अबॉलिश कर देंगे, है ना। तो यहाँ के जो यहाँ ना इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे, ठीक है, जो एक जो है नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पा रहे थे। तो गांधी जी के दिमाग में दो आइडिया, एक आइडिया आया जिससे दो चीजें हो सकती थी। एक तो ये कि अगर खिलाफत मूवमेंट को लेकर चला जाए, है ना, खिलाफत मूवमेंट को लेकर के चला जाए, तो एक फायदा तो ये कि मुस्लिम्स जो है वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन जाएंगे, है ना। उसके अलावा यूनाइटेड नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उन्होंने कहा टर्किश लोग जो है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्यों ना साथ ही मिलकर लड़ लिया जाए। अभी टर्किश जो है उनकी वॉर चल रही है अंग्रेजों से, तो एक वॉर हम भी छेड़ देंगे, है ना, हम भी इसी टाइम पर आजादी की डिमांड रख देंगे। उसके अलावा इट वॉज फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सपोर्टेड, गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। लेट्स गो ऑन। कांग्रेस एंड नॉन कोऑपरेशन डिसीजन। ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी का जो था, गांधी जी प्रपोज्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था? सपोर्टेड खिलाफत एंड अचीव स्वराज। ठीक है। दो चीज, दो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि हर हिंदुस्तानी जो इंडिया में रह रहा है वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाए ब्रिटिश सरकार से। जो भी कोई, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब छोड़ दो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो वो छोड़ दो, कोई बिजनेस अगर अंग्रेजों के साथ कर रहे हो वो छोड़ दो, जितना भी तुम काम कर रहे हो अंग्रेजों के साथ वो छोड़ दो, है ना। हर तरीके से उनका बहिष्कार कर दो, अगर बॉयकॉट कर दो। अगर कर दोगे तो क्या होगा? अंग्रेज सरकार खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि जो अंग्रेज सरकार है उसका सिस्टम क्या था चलने का? वो सिस्टम कुछ इस तरीके से था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर बैठा होता था, उसके अंडर में बहुत सारे जो है इंडियन ऑफिसर्स होते थे, है ना। उन ऑफिसर्स के अंडर में छोटे 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 लेवल पर इंडियन सिपाही होते थे, है ना। छोटे 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 लेवल पर इंडियन सिपाही होते थे। ठीक है।
ये इस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस, सब कुछ इस सिस्टम से चलता था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, और बाकी ये सब क्या है, ये सब इंडियन है ना, उसके अंडर के सारे ऑफिसर जो है वो इंडियन है, और अंडर उसके जो सिपाही हैं वो भी इंडियन है ना, और काम किसके लिए कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो गांधी जी का आइडिया क्या था, अगर हम इन सबको अलग कर दें इस पूरे सिस्टम से, हम कहें कि सब अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दो, है ना, सब अलग हो जाओ ब्रिटिश सरकार से, तो ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर ये कर क्या लेगा, एक आध ऑफिसर जो है इंडिया में अलग अलग ऑफिस में, वो कर ही क्या लेंगे फिर, है ना। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। उसके अलावा सपोर्ट खिलाफत, हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे पैरेलली, और अचीव स्वराज, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, है ना। हम जब हम ये करेंगे तो अंग्रेजी सरकार कोलैप्स हो जाएगी इंडिया में, जब अंग्रेजी सरकार कोलैप्स हो जाएगी तो इंडियंस का ही राज आ जाएगा, दैट इज द स्वराज, है ना, इंडियंस ही जो हिंदुस्तानी है वो ही राज करेंगे हिंदुस्तान पे, उसका मतलब क्या है, स्वराज आ जाएगा। ठीक है, तो दो इसके फायदे हो जाएंगे। गांधी जी बिलीव्ड ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ओनली ड्यू टू इंडियन कोऑपरेशन। गांधी जी को लगता था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा है ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तानी जो है वो कोऑपरेट कर पाते हैं, कोऑपरेट मतलब साथ मिल सकते हैं, साथ मिलके चलते हैं, किससे, अंग्रेजों से, है ना। अभी मैंने बताया कि एक हर ऑफिस का जो जो स्ट्रक्चर होता था वो ऐसे होता था कि एक सबसे टॉप पे ब्रिटिश ऑफिसर है, उसके अंडर में बहुत सारे इंडियन ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के अंडर में बहुत सारे इंडियंस हैं। तो बिना इंडियंस की सहमति के तो ब्रिटिश रूल इंडिया में चल ही नहीं सकता था कभी भी। तो ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ड्यू टू, ओनली ड्यू टू इंडियन कोऑपरेशन, सिर्फ इंडियन को इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से तो ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो अगर हम नॉन कोऑपरेशन कर दें, कोऑपरेशन का उल्टा नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ही खत्म कर दें अंग्रेजों से, तो सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी उनकी, है ना। इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड कोऑपरेशन, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड बी अचीव, है ना, ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा तो इंडियंस की सरकार आ जाएगी इंडिया में, है ना। तो ये गांधी जी का जो था ऑब्जेक्टिव था कि हम सब तरीके से अंग्रेजों से जो कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट मतलब साथ में चलते हैं, वो खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन। प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन जो था किस तरीके से गांधी जी ने प्लान किया, या फिर सारे कांग्रेस लीडर्स ने किस तरीके से इसको प्लान किया, स्टेजेस में प्लान किया। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो ये किया जाएगा कि अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सारे इंडियंस को टाइटल्स दिया करते थे, है ना, किसी को सर कह दिया, किसी को लेट से नाइटहुड का एक टाइटल था वो दिया करते थे, बहुत सारे इस तरह के टाइटल्स थे जो वो इंडियंस को देते थे। इसकी वजह ये होती थी कि वो चाहते थे कि जो इंडियंस है ना, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, अमीर इंडियंस हैं, है ना, वो खुद को इंडियन ना फील करके ब्रिटिश एम्पायर के से ज्यादा रिलेट कर पाए वो, है ना। जब ब्रिटिश एम्पायर किसी को सर का टाइटल देता था, जब ब्रिटिश एम्पायर किसी को अपना कोई टाइटल देता था ना, ब्रिटिश टाइटल देता था, तो वो इंसान पर लॉयल हो जाता था, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। तो गांधी जी ने कहा जो सबसे पहली चीज हमें करनी नॉन कोऑपरेशन में, वो क्या करना है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब सारे टाइटल वापस कर दो। अगर अंग्रेजों ने किसी को सर का खिताब दिया है तो वो वापस कर दो, अगर अंग्रेजों ने किसी को लॉर्ड का खिताब दिया है तो वो वापस कर दो, है ना, अगर अंग्रेजों ने किसी को नाइट का खिताब दिया है तो वो वापस कर दो, है ना, जितने भी अंग्रेजों ने टाइटल्स दिए हैं, है ना, जितने भी अंग्रेजों ने नाम दिए वो सब वापस कर दो, है ना। हम सिर्फ इंडियन है, इंडियन टाइटल्स ही रखेंगे। बॉय उसके अलावा सेकंड स्टेजेस, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, मैंने बताया ना कि ऑफिसर्स किससे चलते थे, इंडियन ऑफिसर से चला रहे थे, ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बेसिकली क्या था इंडिया में, इंडियन ऑफिसर से तो चला रहे थे। तो सबसे पहले इंडियंस जो है सिविल सर्विसेज से बाहर हटो। उसके अलावा आर्मी और पुलिस में जो इंडियंस काम करते हैं वो सब रिजाइन दो, बाहर हटो वहां से। उसके अलावा कोर्ट्स और काउंसिल्स, बहुत सारी कोर्ट्स और काउंसिल्स में भी इंडियंस ही काम कर रहे थे, है ना, उसमें भी रिजाइन दो, वहां से भी हटो। उसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस, जो जो स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स इंडियंस पढ़ा रहे हैं वहां से हटो। और फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल करना खत्म करो, जितने भी इंग्लैंड से गुड्स आ रहे हैं, जितने भी ब्रिटिश दूसरे इलाकों से गुड्स आ रहे हैं, खत्म करो, स्वदेशी अपनाओ, है ना, जो अपने देश में बन रहा है उसी को यूज करो, बाहर का आता हुआ कुछ भी यूज मत करो। और स्कूल्स कॉलेजेस की डिग्री, जो डिग्री क्या जो तुम पढ़ा रहे हो वो छोड़ो, सब जितना भी तुम कॉपरेट कर रहे हो अंग्रेजों से सिस्टम सुन के, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, अब क्या कांग्रेस, जो उस टाइम पे कांग्रेस थी, वो पूरी तरीके से इससे सहमत थी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के डिसीजन से, जो जवाब है ना। कांग्रेस में इस पे बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई कि क्या अभी हम इंडियंस इस लायक हैं कि हम नॉन कोऑपरेशन कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इससे और ज्यादा नुकसान हो जाए इंडियंस का, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस का इससे फायदा हो रहा था, जो सिविल सर्विसेज में थे वो पावर में आ रहे थे, है ना, जो स्कूल जाते थे, कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, वो पढ़ लिख गए थे इस बहाने, है ना। तो अब बहुत सारे लीडर्स को लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं इससे नुकसान ज्यादा हो जाए और स्वराज भी ना आ पाए। तो कांग्रेस में इस पे बहुत टाइम तक डिबेट चली, मेनी लीडर्स फेयर्ड वायलेंस, बहुत सारे लीडर्स जो थे वो डरते थे किस चीज से, वायलेंस से। वो ये समझते थे कि ऐसा ना हो कि हम नॉन कोऑपरेशन का जो है स्टार्ट करें और अंग्रेज जो है फौज लेके आ जाए लड़ने के लिए। उसके अलावा कंसर्न ओवर बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस,
हमने बताया कि एक काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल टाइप की उन्होंने बना रखी थी जिसमें इंडियंस भी होते थे और अंग्रेज भी होते थे। तो गांधी जी ने कहा था उससे भी हम बॉयकॉट कर देंगे, है ना, उसमें भी कोई इंडियन अफसर नहीं जाएगा। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत जो हमारी बात अंग्रेज सुन लेते हैं वो भी बंद हो जाएगी उससे, तो है ना, फिर हमारी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंच ही कभी नहीं पाएगी, है ना। फाइनल अप्रूवल एट नागपुर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920, 1920 में नागपुर सेशन में, याद कर लेना, नागपुर कांग्रेस सेशन में 1920 में फाइनली क्या अप्रूव हो गया था, नॉन को नॉन कोऑपरेशन फाइनली क्या हो गया था, अप्रूव्ड हो गया था कि ठीक है नॉन कोऑपरेशन करा जाएगा। बहुत डिबेट्स हुई, फाइनली डिसाइड किया हो कि नॉन कोऑपरेशन होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्टेड ऑफिशियली, कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, अब ये जो मूवमेंट है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग से वर्ग थे जी, अलग अलग से लोग थे और अलग अलग लोगों की सोच थी, है ना। कोई जो जितने भी लोग इस मूवमेंट से जुड़े वो सबकी सोच गांधी जी वाली तो नहीं थी। कोई इसको थोड़ा सा ज्यादा अलग तरीके से लेके जाना चाह रहा था, कोई इसको थोड़े अलग तरीके से लेके जाना चाह रहा था, है ना। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विटनेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। सबसे पहले तो ये था कि अलग अलग वर्ग के लोग इससे जुड़े, है ना। key ideas, all groups responded to the call of Swaraj, but Swaraj meant different things to different people. जब गांधी ने कहा कि हम स्वराज लेकर आएंगे, इंडियंस का राज लेकर आएंगे और सब लोग जुड़ जाओ मूवमेंट से, लोग जुड़े तो, मगर लोगों के सबके दिमाग में आइडिया अलग था स्वराज का, है ना, कि आखिर अगर अंग्रेज चले भी गए तो फिर इंडिया में होगा क्या, सबके दिमाग में अलग आइडिया था, सब अलग अलग अपने सिस्टम्स लेकर के चल रहे थे, है ना। नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन, nature of participate. Different sections joined the movement based on their social position, economic conditions, local grievances. As a result, the movement developed multiple strands. हमने ये नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा था कि जब भी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है तो उसमें अलग अलग वर्ग के लोग जुड़ जाते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, और सबकी कुछ अलग डिमांड्स होती हैं, है ना। हो सकता है कि बिजनेसमैन नेशनलिस्ट मूवमेंट से इसलिए जुड़ा हुआ हो कि मेरा सामान ज्यादा अच्छे से मेरा सामान ज्यादा अच्छे से बिक पाए दूसरे देशों में, है ना। अंग्रेज सरकार जो है मुझ पर ज्यादा टैक्स लगा रही है, मेरा टैक्स कम हो जाए। और जो वर्कर है वो क्या चाह रहा है, वर्कर चाह रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, है ना। अब दोनों की जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अपोजिट इंटरेस्ट है ना। हो सकता है कोई जमींदार जुड़ा हुआ हो, क्यों जुड़ा हुआ हो, कि मैं अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स ना दूं। हो सकता है कोई किसान भी जुड़ा हुआ, वो क्या चाह रहा है कि मैं जमींदार को ज्यादा टैक्स ना दूं, है ना। तो अब सब सब आके जुड़े हुए हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और जो सबकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सबकी अलग है ना। सो पीपल ज्वाइंड बेस्ड ऑन देयर सोशल पोजीशन, है ना। कुछ समाज के जो उचले वर्ग थे वो थे, कुछ निचले वर्ग भी थे, है ना। उचला वर्ग जो था वो कुछ और मांग रहा था, जो निचला वर्ग था कुछ और मांग रहा था। उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस, कुछ गरीब लोग कुछ और मांग रहे थे, अमीर लोग कुछ और मांग रहे थे। लोकल ग्रीवेंसेस, कोई जो साउथ इंडियन है वो कुछ और, उसकी कुछ और डिमांड है, और जो नॉर्थ इंडियन है उसकी कुछ और डिमांड है ना। जो एक महाराष्ट्र में रहने वाला इंसान है उस टाइम का, वो उसका कुछ और डिमांड है। जो एक बंगाल में रहने वाला आदमी है उसकी कुछ और डिमांड है। तो मूवमेंट में जुड़ तो सब गए, मगर सबकी वांट्स अलग है, सबकी नीड्स अलग है। कोई कुछ मांग रहा है मूवमेंट से, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कोई कुछ और डिमांड कर रहा है ना। ओके, द मूवमेंट इन द टाउन, अब शहरों में ये मूवमेंट किस तरीके से चला। द मूवमेंट बिगेन इन अर्बन एरियाज विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। अर्बन एरियाज में यूजुअली कौन रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अर्बन एरियाज या फिर टाउन सिटीज, इसमें तुम देखो किसान ज्यादा नहीं रहते, इसमें यूजुअली मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, है ना। तो ये किस में आते हैं, सब मिडिल क्लास में आते हैं। मेन पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स और मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, ये मेन पार्टिसिपेंट्स थे किसके, मूवमेंट के। ये कहां पे होता था, टाउन्स में। टाउन मतलब शहर। शहरों में मेन सपोर्टर कौन था इस मूवमेंट का, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स और मर्चेंट ट्रेडर्स, दैट इज द मिडिल क्लास। याद रखना ये सब किस में आते हैं, मिडिल क्लास में। इट्स गो ऑन। अब स्टूडेंट्स और टीचर्स का इसमें रोल था क्या, है ना। तो स्टूडेंट टीचर्स का रोल क्या था, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेट अप, एम रिजेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल्ड एजुकेशन। हमने बताया था कि गांधी जी ने क्या कहा था, जितने भी स्कूल में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और टीचर्स काम कर रहे हैं, हेडमास्टर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दो, सब अपने अपने एडमिशन कैंसिल करवा लो, बाहर आओ, ठीक है। हजारों लोगों ने, कितने लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो अंग्रेजी सरकार के चलते हुए स्कूल से छोड़ दिए, टीचर्स ने जॉब रिजाइन कर दी, और जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने जॉब रिजाइन कर दी, और क्या हुआ,
नेशनल स्कूल्स और एंड कॉलेजेस वर सेटअप। नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप करे गए किस चीज के लिए? कि हम अंग्रेज सरकार के अंडर की एजुकेशन नहीं करेंगे, हम एक नई नेशनल एजुकेशन स्कूल्स खोलेंगे और उसमें हम पढ़ाई करा करेंगे, है ना। एम क्या था? रिजेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल्ड एजुकेशन, अंग्रेज सरकार जो कंट्रोल कर रही है एजुकेशन उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें लॉयर्स का क्या रोल था? लॉयर्स ने क्या किया? कोर्ट्स जाना बंद कर दिया, है ना। गेव अप लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दी। बड़ा मुश्किल है लॉयर्स से ना कोई अच्छा काम करवाना वैसे तो। रिफ्यूज्ड टू रिप्रेजेंट केसेस इन ब्रिटिश कोर्ट्स, है ना, ब्रिटिश कोर्ट्स में केसेस रिप्रेजेंट करना उन्होंने मना कर दिया। और पर्पस क्या था? अंडरमाइन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम किसको कहते हैं? जितना भी तुम जजेस देखते हो, कोर्ट्स देखते हो, उस पूरे को क्या कहते हैं? जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। कोर्ट्स, लॉयर्स, है ना, ये सब किस में आता है? जुडिशियल सिस्टम में आता है ना। अदालत, अदालत जिसको कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। तो सबने क्या कहा कि हम ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं इंडिया से। इसका तरीका क्या है? कि सब नौकरियां छोड़ दो, कोर्ट में केसेस लड़ना बंद कर दो, कोर्ट में जाना ही बंद कर दो सारे इंडियन लॉयर्स, है ना। ठीक है। बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि काउंसिल इलेक्शंस जो मैंने बताया ना कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसमें इंडियंस भी आते थे और अंग्रेज भी आया करते थे, बैठते थे, सब डिसीजन लेते थे, उसके इलेक्शन ही सबने बॉयकॉट कर दिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हमें इसमें आना ही नहीं है ना। इलेक्शंस बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट फॉर मद्रास, है ना, ज्यादातर इलाकों में जो है इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए गए एक्सेप्ट फॉर मद्रास। मद्रास के अलावा मद्रास में इलेक्शंस लड़े गए, है ना। रीजन? जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स बिलीव्ड काउंसिल गेव पॉलिटिकल पावर, है ना। जस्टिस पार्टी को क्या लगता था उस टाइम पर? ये लगता था कि ये जो आइडिया है ना नॉन कोऑपरेशन का, काउंसिल भी ब्लॉक, काउंसिल इलेक्शन भी बॉयकॉट कर देना, ये अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि काउंसिल जो काउंसिल इलेक्शन से हम ही लोग तो इंडियंस इलेक्ट होके जाते हैं तो हमें कुछ पावर ही मिल जाती है। अंग्रेज सरकार कम से कम हमारी बात ही सुन लेती है ना। मैंने बताया था कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करने से नुकसान है इंडियंस का, कि इंडियंस की बहुत सारी बातें अंग्रेज सरकार तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, है ना। तो जस्टिस पार्टी ने इस बात को, बॉयकॉट को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। कहाँ लड़ा इलेक्शन? मद्रास में, याद रख लेना। ठीक है, कहाँ लड़ा इन्होंने इलेक्शन? मद्रास में, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सिटीज। अब इस इतने बड़े मूवमेंट का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था? क्या था इकोनॉमिक इंपैक्ट? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन। फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड। सबसे पहले तो हमने बताया था कि गांधी जी ने क्या कहा था कि फॉरेन गुड्स जितना भी इंग्लैंड से सामान बन के आ रहा है वो सब बॉयकॉट कर दो, है ना, कोई कुछ मत लो। जैसे खाने का, कपड़े का, जो भी कुछ इंग्लैंड से आ रहा है सब कुछ बॉयकॉट कर दो, है ना। फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन बॉनफायर। जितना भी फॉरेन कपड़ा था वो सारा क्या किया गया? आग में झोंक दिया गया, बॉनफायर लगा दिया गया उसका। बॉनफायर मतलब आग में झोंक दिया गया सारा फॉरेन कपड़ा, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ रिड्यूस्ड शार्पली, वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 100 करोड़, करीब 100 करोड़, 102 करोड़ टू 57 करोड़। इंपोर्ट किसे कहते हैं? किसी चीज को खरीदने को। इंडिया में बहुत सारा सामान जो बाहर से आया करता था, कपड़े हो गए, खाने की चीजें हो गई, वो बाहर से आया करता था। कहां से? मेनली इंग्लैंड से आया करता था। लगभग कितना? 102 करोड़। कब? 1921 में, नॉन कोऑपरेशन से पहले। नॉन कोऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ये एक साल बाद कितना गिर गया? लगभग आधा हो गया, 57 करोड़ हो गया, है ना। लगभग आधा जो सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, आ रहा था दूसरे देशों से, वो सब बंद हो गया, है ना। क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ, जो इंडिया में बन रहा है उसी को पहनो, जो इंडिया में बन रहा है उसी को खाओ, ठीक है। राइज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका एक बड़ा इंपैक्ट ये था कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनका राइज हुआ। जो इंडिया में सामान था ना, जो इंडिया में बन रहा था, इंडिया में जो कपड़े बन रहे थे, इंडिया में जो खाने का सामान बन रहा था, उसका राइज होने लगा। पीपल अडॉप्टेड इंडियन मेड गुड्स, इंडिया में बना हुआ सामान जो था लोग उसको अडॉप्ट करने लगे थे। डिमांड फॉर खादी इंक्रीज, है ना। एक कपड़ा होता है खादी, है ना, खादी की जो डिमांड, क्योंकि इंडिया में बहुत आसानी से बन जाता था, तो खादी की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि लोग खादी के कपड़े पहनने लगे। उसके अलावा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम प्रोडक्शन, इंडिया में टेक्सटाइल, इंडियन जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो ग्रो हुई, हैंडलूम प्रोडक्शन बड़ा इंक्रीज, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अर्बन मूवमेंट। अब अर्बन मूवमेंट जो था उसकी लिमिटेशंस क्या थे? रीजन फॉर डिक्लाइन इन टाउन, ठीक है। हुआ क्या? धीरे धीरे टाउन्स में ये जो मूवमेंट था ये कम होने लगा। कैसे कम होने लगा? खादी वॉज एक्सपेंसिव। जो बाहर देशों से कपड़ा आता था वो सस्ता पड़ता था क्योंकि मशीन से बनता था, और जो इंडिया में खादी से कपड़े बनते थे, हाथ से बनते थे, इसलिए महंगे थे। तो खादी वॉज एक्सपेंसिव, तो हर हर इंसान बार बार तो अफोर्ड कर नहीं पा रहा था। उसके अलावा पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, गरीब इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था एक भी बार। ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू डेवलप। एक साथ हजारों स्कूल्स को बंद कर देना, कई सौ स्कूल्स को बंद कर देना, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को बंद करके नए बनाना, ये बहुत आसान काम नहीं था, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के,
है ना, खुद से नए स्कूल्स नए कॉलेजेस बना लेना एक बहुत मुश्किल काम था, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था। तो एक इंसान जिसने अपना एडमिशन कैंसिल कर रखा है, एक टीचर उसने जॉब छोड़ रखी है, तो वो करेगा क्या इतने दिन तक, है ना, नए स्कूल फॉरन तो बन नहीं जाएंगे, कई साल का प्रोसेस है ये तो अब आखिर लोग करेंगे, तो धीरे धीरे करके लोग वापस वही ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जाने लगे। रिटर्न टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टूडेंट जो थे वापस सरकारी स्कूल्स में चले गए। लॉयर्स रिज्यूम्ड लीगल प्रैक्टिस, जो वकील थे दोबारा वो कोर्ट्स में काम करने लगे। अर्बन पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन, हल्के हल्के जो अर्बन जो शहरों के शहर में रहने वाले लोग थे वो धीरे धीरे वो नॉन कोऑपरेशन से हट के वापस जाने लगे पुराने तरीकों पे। ठीक है। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में क्या हो रहा था, पेजेंट्स कर रहे थे और ट्राइबल्स कर रहे थे। ठीक है। पेजेंट मूवमेंट इन अवध, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज के, पेजेंट मूवमेंट के, किसमें, अवध में। अवध कौन सा एरिया है, यूपी का एरिया है, यहाँ पर आगे शायद इसका मैप भी है। ठीक है, पेजेंट मूवमेंट इन अवध, अवध कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। लीडर कौन था इस मूवमेंट का, बाबा रामचंद्र। ठीक है, एक सन्यासी थे ये, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। मेन ग्रीवेंसेस, हाई रेंट्स, इलीगल सेसेस। सेसेस क्या होता है, टैक्स, अ टाइप ऑफ टैक्स। ठीक है, सेस किसे कहते हैं, टैक्स को, सेसेस इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। फोर्स्ड लेबर, ठीक है, बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, लोगों से फोर्स्ड काम करवाया जाता था अवध में। उसके अलावा बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे और हाई रेंट, बहुत ज्यादा रेंट लिया जाता था। तो इन ये चीजें क्या बन गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी अवध के लिए। तो यहाँ पर लोगों ने एक रिवॉल्ट टाइप का किया, एक रिबेलियन टाइप का किया। हेड कौन थे इसके, बाबा रामचंद्र। ठीक है, इट्स गॉन। पेजेंट मूवमेंट एंड कंडीशंस ऑफ अवध पेजेंट्स। ठीक है, कंडीशन क्या थी अवध पेजेंट्स की, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना, कोई उनको फिक्स टाइम नहीं दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट का फिक्स टाइम नहीं दिया जाता था। जब तक अंग्रेजों को जब तक सरकार को काम करवाने करवाया, जब काम खत्म भगा दिया, है ना। अब ऐसा इंसान कहाँ काम क्या काम करेगा किसान, है ना। तो फिक्स्ड, वो कह रहे थे हमें फिक्स टेन्योर पे काम दो, है ना, 1 साल का 2 साल का हमें काम दो प्रॉपर। इविक्टेड फ्रीक्वेंटली, है ना, लोगों को अपनी जमीन से हटा दिया जाता था। फोर्स्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट, कई जगहों पे लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था बिना किसी पेमेंट के, बिना पैसे दिए। डिमांड क्या था, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगर और सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। लोगों का की डिमांड क्या थी अवध में, कि लैंडलॉर्ड का जो जमींदार का जो सिस्टम है वो खत्म करो। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ जो टैक्स है उसको कम करो। उसके अलावा एबॉलिशन ऑफ बेगर, फोर्स काम मत करवाओ किसी से, है ना, जबरदस्ती बिना पेमेंट के किसी से काम मत करवाओ। ठीक है। अब रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का इसमें रोल क्या था, विजिटेड अवध विलेजेस, वो 1920 में अवध के विलेजेस में गए। अंडरस्टूड पेजेंट ग्रीवेंसेस, हेल्प्ड ऑर्गेनाइज पेजेंट मूवमेंट। ठीक है, वो 1920 में कहा गए, अवध गए, वहां के लोगों को ऑर्गेनाइज किया, समझाया कि देखो इस तरीके से हमें ना एक होकर बात करनी है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है ना, और उनको समझाना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं इनको सॉल्व किया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऊद किसान सभा, ऊद किसान सभा लगाई गई, फॉर्म्ड इन 1920 में। लीडर कौन थे इसके, दो नाम अभी हमने पढ़े, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये दो इसके लीडर्स थे किसके, ऊद सभा के। और ओवर 300 ब्रांचेस सेटअप इन विलेजेस, अलग अलग जगहों पे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, क्यों, ताकि कॉमन बात जो है वो अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा दी जाए। ठीक है। पेजेंट एक्शंस ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान पेजेंट जो थे क्या करते थे, अटैक्स ऑन लैंडलॉर्ड्स हाउसेस, जो लैंडलॉर्ड होते थे क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रिटिशर से मिले हुए होते थे, तो ये क्या करते थे, गुस्से में जाके किसी भी जमींदार के घर में आग लगा दी, उसकी प्रॉपर्टी पे आग लगा दी, है ना। लूटिंग ऑफ बाजार, कोई बाजार लूट लिया। सीजर ऑफ ग्रेन होर्ड्स, जो ये जो लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे क्या करते थे, बहुत सारे खाना जो ग्रेन होता था वो स्टोर करके रखे हुए होते थे अपने पास, तो उसको लूट लिया, उसमें आग लगा दिया और किसी चीज को तोड़ दिया, है ना। Many peasants believe Gandhiji had ordered no tax payment, land would be redistributed. अब मैंने बताया हर इंसान जो मूवमेंट से जुड़ा था उसकी अपनी ही कोई थ्योरी थी, है ना, हर इंसान की अपनी ही कुछ थ्योरी थी कि ये हो जाएगा स्वराज के बाद। तो इन पेरेंट्स को क्या लगता था कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा इन पे कभी भी, है ना। उसके अलावा इनको लगता था कि लैंड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जमींदारों से का लैंड है ना वो लेके जब्त करके सरकार नॉर्मल किसानों में बांट देगी, है ना, ये उनको लगता था पेजेंट्स को। ठीक है। कांग्रेस एंड पेजेंट मूवमेंट, कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था पेजेंट मूवमेंट को लेकर, कांग्रेस वांटेड डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। कांग्रेस जो थी अलोंग विद गांधी जी क्या चाहते थे, डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। वो चाहते थे जो भी चीज हो रही है वो कायदे से अच्छे से हो जाए, ज्यादा वायलेंस उसमें ना हो। ठीक है, पेजेंट एक्शंस बिकेम वायलेंट। अब जो पेजेंट से हमने अभी पढ़ा वो क्या कर रहे थे, कहीं आग लगा दी, किसी जमींदार के घर में आग लगा दी, उसको मार दिया, है ना। तो चीजें जो थी वो हल्के हल्के गाँव में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वायलेंट होती जा रही थी। पेजेंट एक्शंस बिकेम वायलेंट, लीडरशिप बिकेम अनकंफर्टेबल। जो लीडर्स थे वो दिल्ली में बैठे हैं या फिर कैलकाटा में बैठे, वो कैसे गांव गांव जाके चीजों को कंट्रोल करें, है ना।
लोग अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो गए कि यार ये हमने मतलब जो किया है ये तो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, है ना। ट्राइबल मूवमेंट्स, इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट्स क्या थे, ठीक है, कहाँ पे हुए थे, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश, है ना, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश। colonial forest laws restricted tribal rights, affects loss of grazing land, ban on collection of forest produce। बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उनके लैंड के लिए सरकार अलग अलग रूल लाती थी, ट्राइबल्स को उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, है ना। इफेक्ट क्या होता था, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रेजिंग लैंड होता था कौन सा होता था, जहां पर जानवरों को चराया जाता है ना, उसका लॉस होता था। एंड बैन ऑन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। और जो ट्राइबल्स होते थे उनपे क्या पाबंदी लगाई थी कि जो फॉरेस्ट का जितना भी प्रोड्यूस है, कोई फल है, कोई या फिर कोई भी प्लांट है, उस पे वो आप नहीं ले सकते, वो सरकारी है ना। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, जो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट के कानून बनाए थे, वो ट्राइबल्स को क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उनका अधिकार छीन रहे थे, है ना। यहाँ पर एंट्री किसकी होती है, अल्लूरी सीताराम राजू की, लीडर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट, इन्होंने एक ट्राइबल रिवॉल्ट लीड किया। क्लेम्ड स्पेशल पावर्स, ये क्लेम किया कि मुझे भगवान से जो है स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, और गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, है ना। इन्होंने क्या इंकरेज किया कि सब लोग जो है वो खादी पहनो और अल्कोहल को छोड़ दो। उसके अलावा नेचर ऑफ ट्राइबल स्ट्रगल, ट्राइबल स्ट्रगल जो था उसका नेचर क्या था, बिलीव्ड फ्रीडम कुड बी अचीव्ड थ्रू फोर्स, ठीक है। वो क्या मानते थे कि फ्रीडम जो है वो अचीव किया जा सकता है, किससे, फोर्स से। जो ट्राइबल मूवमेंट है वो क्या कह रहे हैं, मान वो गांधी जी को रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वायलेंस के थ्रू अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेंगे। अटैक्ड पुलिस स्टेशन, जो ट्राइबल से उन्होंने दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन। गुरेला वॉरफेयर अगेंस्ट, गुरेला वॉरफेयर मतलब छुप के किसी को मारना, जैसे ब्रिटिश पुलिस किसी जगह पे गई इन्वेस्टिगेट करने तो वहां उनको मार दिया, है ना, छुप के मारना। गुरिल्ला वॉरफेयर ट्राइबल्स ने शुरू कर दिया। राजू कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के उनको मार दिया, है ना। तो गांधी जी को ये समझ में आ रहा था कि लोग सपोर्ट मुझे कर रहे हैं मगर मेरे तरीके पे नहीं चल रहे, है ना, नॉन वायलेंस का तरीका अपना रहे हैं, है ना। कोई पुलिस स्टेशन जला दिया, किसी जमींदार के घर में आग लगा दी, ट्राइबल्स ने जो है पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, तो जो नॉन वायलेंस है वो वायलेंस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, बाउंड बाय इनलैंड इमिग्रेशन लॉ, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो इस लॉ के तहत पाबंद थे, ठीक है। नॉट 1959 क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, नॉट अलाउड टू लीव प्लांटेशंस विदाउट परमिशन, कन्फाइंड एंड एक्सप्लॉइटेड। प्लांटेशन वर्कर्स जो होते थे, जो पेजेंट वर्कर होते थे, उनसे क्या कहा जाता था कि आप बिना परमिशन के इस जमीन से जा नहीं सकते कहीं भी, है ना। जब तक आपको परमिशन नहीं है तब तक आप काम करो इस फील्ड में, है ना। ये क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1959। नॉट अलाउड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन, कन्फाइंड एंड एक्सप्लॉइटेड, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। बहुत सारे गांव के लोग होते थे, उनको क्या करती थी सरकार, एक्सप्लॉइट करती थी, ठीक है। स्वराज इन द प्लांटेशन, तो प्लांटेशन में किस बात क्या बात होती, स्वराज की। प्लांटेशन वर्कर्स हैड अ डिफरेंट आइडिया ऑफ स्वराज रीजन, टी प्लांटेशन ऑफ असम। तो प्लांटेशन वर्कर थे, उनका कुछ और ही आइडिया था स्वराज को लेके, उनका आइडिया क्या था, अच्छा, सप्रेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स, क्या क्या किया जाता था, वर्कर्स स्ट्रैंडेड ड्यू टू स्ट्राइक्स, कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन, ठीक है। वर्कर्स को पुलिस पकड़ पकड़ के जब भी देखती थी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं मारती थी बहुत ज्यादा, है ना। तो ये अपन ये अलग कुछ स्वराज की इमेज लेके चल रहे थे, ट्राइबल्स अलग कोई इमेज लेके चल रहे थे, जो अर्बन लोग हैं वो कुछ अलग इमेज लेके चल रहे थे, ठीक है। वर्कर्स रिस्पॉन्स टू नॉन कोऑपरेशन, वर्कर्स ने क्या किया, है ना, लेफ्ट प्लांटेशन इन लार्ज नंबर, भर भर के लोगों ने जो है प्लांटेशन छोड़ के जाना स्टार्ट कर दिया, हेडेड टुवर्ड्स होम विलेजेस, है ना। सब अपने अपने गांव जाने लगे वापस, प्लांटेशन का काम छोड़ छोड़ के। उनको लगता क्या था कि गांधी जी वापस आएंगे, गांधी जी आएंगे और सबको लैंड दे देंगे, है ना। तो मैं वही तो बता, सबको सबकी सोच कुछ अलग थी। प्लांटेशन वर्कर्स ने काम सारा छोड़ दिया और ये कहा कि गांधी जी आएंगे और हम सबको जमीनें दे देंगे, है ना, हम नॉन कोऑपरेशन के उसमें हम अपना काम सारा छोड़ देते हैं। पर गांधी जी ने तो ऐसा कहा नहीं था कि मैं आगे तुम सबको जमीनें बांट दूंगा, तुम सब नौकरी छोड़ दो। उन्होंने तो बस ये कहा था कि ब्रिटिशर से कोऑपरेशन करना बंद कर दो, है ना। मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स हमने पढ़ा कि अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग डिमांड थी। अर्बन का हमने क्या पढ़ा कि वो सेल्फ रूल और इंडियन इंस्टीट्यूशन चाह रहे, जो अर्बन क्लास है वो क्या चाह रही है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूशन हो और सेल्फ रूल हो। जो पेजेंट्स है वो क्या चाह रहे हैं, एंड ऑफ ऑपरेशन और लोअर रेंट्स, है ना, वो क्या चाह रहे हैं कि हमें कम पैसे में जमीन मिल जाए और हमारा जुल्म ना किया जाए हम पे। ट्राइबल्स क्या चाह रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। ट्राइबल क्या चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट हम क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट से जो निकलेगा वो हम उस पर हमारा भी कुछ अधिकार है ना। और जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वो क्या चाह रहे हैं, बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि जमीनें जो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, जो जमींदार है उनसे लेके सब में बांटी जाए, ठीक है। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे।
वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हमने इस चैप्टर को, नेशनलिज्म इन इंडिया को, लगभग आधा खत्म कर दिया। हमने 4 में से 2 टॉपिक्स इसे खत्म कर दिए हैं। बने रहिएगा इसी चैनल पे, हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।